हेलो एवरीवन, वेलकम टू अड्डा 24/7 की क्लास 11-12 जी नीट में अड्डा कामयाबी का। दोस्तों, आज हम समझेंगे मांग और पूर्ति वक्र का एक साथ शिफ्ट होने से संतुलित कीमत और संतुलित मात्रा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो शुरू करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर मांग और पूर्ति वक्र एक साथ शिफ्ट होंगे तो उसकी 4 स्थितियां होंगी। अब जो 4 स्थितियां वो कौन कौन सी है वो देखेंगे। तो हम देखेंगे इसमें तो पहली स्थिति है कि मांग तथा पूर्ति वक्र दोनों का दाईं ओर शिफ्ट होना। दूसरी स्थिति है मांग तथा पूर्ति वक्र दोनों का बाईं ओर शिफ्ट होना। तीसरी स्थिति है पूर्ति वक्र का बाईं ओर और मांग वक्र का दाईं ओर शिफ्ट होना। और चौथी स्थिति है पूर्ति वक्र का दाईं ओर और मांग वक्र का बाईं ओर शिफ्ट होना। दोस्तों, हम इनको एक एक करके समझेंगे और देखेंगे कि यहाँ पे चारों ही स्थितियों में कीमत और मात्रा किस तरह से प्रभावित होगी। तो शुरू करते हैं और पहली स्थिति को देखते हैं। पहली स्थिति है मांग तथा पूर्ति वक्र दोनों का एक साथ दाईं ओर शिफ्ट होने से कीमत और मात्रा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसको हम यहाँ पे डायग्राम की सहायता से समझेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डायग्राम की आउटलाइन बना लेते हैं। अब x अक्ष पे हम मात्रा और y अक्ष पे कीमत को लिखेंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले हम मांग वक्र को बनाएंगे, जिसको हम यहाँ पे D नाम से प्रदर्शित करेंगे। अब मांग वक्र के साथ ही हम एक पूर्ति वक्र भी बना लेंगे, जिसको हम यहाँ पे S से प्रदर्शित करेंगे। अब दोस्तों, जहाँ पे मांग वक्र और पूर्ति वक्र एक दूसरे को काट रहे हैं वो हमारा संतुलन बिंदु बन जाएगा और इसको हम E से प्रदर्शित करेंगे। अब संतुलन बिंदु पे संतुलित कीमत का भी निर्धारण होगा, उसी के साथ संतुलित मात्रा का भी निर्धारण होगा। तो संतुलित कीमत को हम यहाँ पे P से और संतुलित मात्रा को हम यहाँ पे Q से दर्शाएंगे। अब हम यहाँ पे मांग वक्र को सबसे पहले दाईं तरफ शिफ्ट करेंगे। तो जैसे ही हमने मांग वक्र को दाईं तरफ शिफ्ट किया, हमें एक नया वक्र मिल गया, जिसको हम यहाँ पे D1 से प्रदर्शित करेंगे। जिस तरह हमने मांग वक्र को यहाँ पे दाईं तरफ शिफ्ट किया, उसी तरह हम पूर्ति वक्र को भी दाईं तरफ शिफ्ट करेंगे और हमें एक नया पूर्ति वक्र मिल जाएगा, जिसको हम यहाँ पे S1 से प्रदर्शित करेंगे। अब दोस्तों, जहाँ पे नया मांग वक्र और नया पूर्ति वक्र एक दूसरे को काट रहे हैं वो हमारा नया संतुलन बिंदु बन जाएगा, जिसको हम यहाँ पे E1 से प्रदर्शित करेंगे। अब नए संतुलन बिंदु पे नई संतुलित कीमत का भी निर्धारण होगा और नई संतुलित मात्रा का भी निर्धारण होगा। तो नई संतुलित कीमत अभी भी हमारी क्या है बच्चों? P है। वहीं नई संतुलित मात्रा हमारी क्या हो गई? अब Q1 हो गई। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि अगर मांग वक्र और पूर्ति वक्र दोनों को अगर एक साथ दाईं तरफ शिफ्ट किया जाए तो कीमत में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, पर यहाँ पे मात्रा बढ़ जाएगी। तो हमारा यहाँ पे कंक्लूजन क्या निकला कि मांग वक्र और पूर्ति वक्र को अगर हम दोनों को एक साथ दाईं तरफ शिफ्ट करें तो कीमत में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, परंतु यहाँ पे मात्रा में वृद्धि हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने पहली स्थिति देख ली। अब हम दूसरी स्थिति पे चलते हैं और दूसरी स्थिति है हमारी मांग तथा पूर्ति वक्र दोनों का बाईं ओर शिफ्ट होना। इसको भी हम यहाँ पे डायग्राम की सहायता से समझेंगे। तो सबसे पहले हम डायग्राम की आउटलाइन बना लेते हैं। अब बच्चों, x अक्ष पे हम मात्रा और y अक्ष पे हम कीमत को लिखेंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले हम पूर्ति वक्र को बनाएंगे, जिसको हम यहाँ पे S से प्रदर्शित करेंगे। उसी के साथ हम यहाँ पे मांग वक्र को भी बना लेंगे, जिसको हम D से प्रदर्शित करेंगे। अब जहाँ पे मांग वक्र और पूर्ति वक्र एक दूसरे को काट रहे हैं वो हमारा संतुलन बिंदु बन जाएगा। अब संतुलन बिंदु पे संतुलित कीमत और संतुलित मात्रा का निर्धारण होगा। तो संतुलित कीमत को हम यहाँ पे P से और संतुलित मात्रा को हम यहाँ Q से प्रदर्शित करेंगे। अब यहाँ पे हम पूर्ति वक्र को बाईं तरफ शिफ्ट करेंगे और हमें नया पूर्ति वक्र मिल जाएगा, जिसको हम यहाँ S1 से प्रदर्शित करेंगे। इसी तरह हम मांग वक्र को भी बाईं तरफ शिफ्ट करेंगे और हमें नया मांग वक्र मिल जाएगा, जिसको हम D1 से प्रदर्शित करेंगे। अब जहाँ पे नया मांग वक्र और पूर्ति वक्र एक दूसरे को काटेंगे वो हमारा संतुलन बिंदु बन जाएगा और इसको हम यहाँ पे E1 से प्रदर्शित करेंगे। अब नए संतुलन बिंदु पे कीमत का भी निर्धारण होगा और मात्रा का भी निर्धारण होगा। तो नए संतुलन बिंदु पे कीमत तो P ही होगी, पर मात्रा यहाँ पे Q1 हो जाएगी। तो हमने यहाँ पे देखा कि अगर
मांग वक्र और पूर्ति वक्र दोनों को ही अगर एक साथ बाईं ओर शिफ्ट करेंगे तो कीमत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, पर मात्रा यहाँ पे कम हो जाएगी। तो हमारा यहाँ पे कंक्लूजन क्या निकला है कि मांग और पूर्ति वक्र दोनों का बाईं ओर शिफ्ट होने से कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होगा, परंतु मात्रा में कमी हो जाएगी। यहाँ हमने दूसरी स्थिति को भी जांच लिया है। अब हम अगली स्थिति के बारे में देखते हैं और वहां पे हम यहाँ पे उसको जांचते हैं। तो हमारी जो तीसरी स्थिति है वो है पूर्ति वक्र का बाईं ओर और मांग वक्र का दाईं ओर शिफ्ट होना। इसको भी हम यहाँ पे डायग्राम में समझेंगे। तो सबसे पहले हम डायग्राम की आउटलाइन बना लेते हैं। अब हम एक्स अक्ष पे मात्रा और वाई अक्ष पे कीमत को लिखेंगे। अब इसमें भी सबसे पहले हम एक पूर्ति वक्र को बनाएंगे जिसको हम एस से प्रदर्शित करेंगे। उसी के साथ हम एक मांग वक्र भी बना लेते हैं जिसको हम डी से प्रदर्शित करेंगे। अब बच्चों जहाँ पे मांग वक्र और पूर्ति वक्र एक दूसरे को काट रहे हैं वो हमारा संतुलन बिंदु बन गया और हम इसको ई से प्रदर्शित करेंगे। अब यहाँ पे जो संतुलन बिंदु बना है उस पे संतुलित कीमत का भी निर्धारण होगा, उसी के साथ संतुलित मात्रा का भी निर्धारण होगा। तो हमारी संतुलित कीमत यहाँ पे P हो गई और संतुलित मात्रा हमारी Q हो गई। अब हम यहाँ पे पूर्ति वक्र को बाईं तरफ शिफ्ट करेंगे। तो जैसे ही हमने पूर्ति वक्र को बाईं तरफ शिफ्ट किया हमें एक नया पूर्ति वक्र मिल गया जिसको हम S1 से प्रदर्शित करेंगे। अब जैसे हमने पूर्ति वक्र को शिफ्ट किया उसी तरह हम मांग वक्र को भी दाईं तरफ शिफ्ट करेंगे। तो जैसे ही हमने मांग वक्र को दाईं तरफ शिफ्ट किया हमें एक नया मांग वक्र मिल गया जिसको हम D1 से प्रदर्शित करेंगे। अब जहाँ पे नया मांग वक्र और नया पूर्ति वक्र एक दूसरे को काट रहे हैं वो हमारा संतुलन बिंदु बन गया जिसको हम E1 से प्रदर्शित करेंगे। अब नए संतुलन बिंदु पे कीमत का भी निर्धारण होगा, उसी के साथ मात्रा का भी निर्धारण होगा। तो हमारी नई संतुलित कीमत यहाँ पे है P1 और नई संतुलित मात्रा यहाँ पे है बच्चों Q। तो हमने यहाँ पे देखा कि अगर पूर्ति वक्र बाईं तरफ शिफ्ट हो रहा है और मांग वक्र अगर दाईं तरफ शिफ्ट हो रहा है तो बच्चों यहाँ पे मात्रा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, पर यहाँ पे कीमत बढ़ जाएगी। तो हमारा यहाँ पे कंक्लूजन क्या निकला है कि यदि पूर्ति वक्र बाईं और मांग वक्र दाईं तरफ शिफ्ट होते हैं तो कीमत बढ़ जाएगी, परंतु मात्रा पर कोई परिवर्तन नहीं होगा। आगे हम देखेंगे बच्चों चौथी स्थिति, और चौथी स्थिति है हमारी पूर्ति वक्र का दाईं ओर और मांग वक्र का बाईं ओर शिफ्ट होना। इसको भी हम यहाँ पे डायग्राम की सहायता से समझेंगे। तो सबसे पहले हम डायग्राम की आउटलाइन बना लेते हैं। तो बच्चों अब हम एक्स अक्ष पे मात्रा और वाई अक्ष पे कीमत को लिखेंगे। अब इस डायग्राम में हम सबसे पहले पूर्ति वक्र को बनाएंगे, उसको हम यहाँ पे एस नाम से प्रदर्शित करेंगे। अब पूर्ति वक्र की तरह ही हम एक मांग वक्र भी बना लेते हैं जिसको हम यहाँ पे डी से प्रदर्शित कर देंगे। अब जहाँ पे मांग वक्र और पूर्ति वक्र एक दूसरे को काट रहे हैं वो हमारा संतुलन बिंदु बन गया और इसी संतुलन बिंदु पे नई कीमत और मात्रा का निर्धारण होगा। और नई कीमत है हमारी बच्चों यहाँ पे P और मात्रा है बच्चों यहाँ पे Q। अब बच्चों हम यहाँ पे पूर्ति वक्र को दाईं तरफ शिफ्ट करेंगे। तो जैसे ही हमने पूर्ति वक्र को दाईं तरफ शिफ्ट किया हमें नया पूर्ति वक्र मिल गया जिसको हम S1 से प्रदर्शित करेंगे। अब जिस तरह हमने पूर्ति वक्र को शिफ्ट किया उसी तरह हम मांग वक्र को भी बाईं तरफ शिफ्ट करेंगे और यहाँ पे हमें एक नया मांग वक्र मिल गया जिसको हम D1 से प्रदर्शित करेंगे। अब जहाँ नया मांग वक्र और नया पूर्ति वक्र एक दूसरे को काट रहे हैं वो हमारा संतुलन बिंदु बन गया और इसको हम E1 से प्रदर्शित करेंगे। अब नए संतुलन बिंदु पे नई कीमत और मात्रा का निर्धारण होगा। तो नए संतुलन बिंदु पे यानी E1 पे हमारा यहाँ पे कीमत निर्धारित हुई है जिसको हम P1 से यहाँ पे प्रदर्शित करेंगे, पर मात्रा हमारी अभी भी क्या है Q1 है। तो बच्चों यहाँ पे हमने देखा कि अगर पूर्ति वक्र दाईं तरफ शिफ्ट हो रहा है और मांग वक्र बाईं तरफ शिफ्ट हो रहा है तो यहाँ पे कीमत कम हो जाएगी, पर यहाँ पे मात्रा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो हमारा कंक्लूजन यहाँ पे क्या हो गया कि यदि पूर्ति वक्र दाईं ओर और मांग वक्र बाईं तरफ शिफ्ट होने से कीमत कम हो जाएगी, परंतु मात्रा पर कोई परिवर्तन नहीं आएगा या कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो बच्चों यहाँ पे हमने 4 स्थितियां देख ली। अब हम चारों स्थितियों को एक साथ एक टेबल पे रखकर देख लेते हैं। तो बच्चों अगर हम चारों स्थितियों को एक साथ देखते हैं कि अगर मांग और पूर्ति वक्र अगर एक साथ शिफ्ट हो रहे हैं तो क्या क्या उसके परिणाम होंगे। तो अगर मांग वक्र और पूर्ति वक्र दोनों बाईं तरफ शिफ्ट हो रहे हैं तो मात्रा में कमी आएगी और कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
उसी तरह अगर मांग वक्र और पूर्ति वक्र दाईं तरफ शिफ्ट हो रहे हैं तो यहाँ पे मात्रा बढ़ जाएगी पर कीमत में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। अब अगर मांग वक्र बाईं तरफ और पूर्ति वक्र दाईं तरफ शिफ्ट हो रहे हैं तो मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं आएगा पर कीमत में कमी हो जाएगी। उसी तरह अगर मांग वक्र दाईं तरफ और पूर्ति वक्र बाईं तरफ शिफ्ट हो रहे हैं तो मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं आएगा पर कीमत यहाँ पे बढ़ जाएगी। तो बच्चों यहाँ पे हमने मांग वक्र और पूर्ति वक्र का एक साथ शिफ्ट करके देख लिया और इनका संतुलन कीमत और संतुलित मात्रा पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये भी हमने देख लिया। तो बच्चों आई होप आपको समझ में आया होगा। तो बच्चों यहाँ पे आपको टेलीग्राम, फेसबुक पेज, व्हाट्सएप ग्रुप तीनों का ही लिंक दिया हुआ है। तो बच्चों आप इन तीनों की सहायता से हमसे जुड़ सकते हैं। और बच्चों अभी तक अगर किसी भी बच्चे ने अड्डा 24/7 के क्लास 11-12 जेई नीट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बच्चों सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें। थैंक यू।